सो हे गाइस, इन सर्च ऑफ गॉड्स के एक और धमाकेदार पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज अभी अभी रिलीज हुई है और एक बिल्कुल नई ऑनगोइंग सीरीज है, तो इसे यूट्यूब पर सबसे पहले हिंदी में देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पिछले एपिसोड की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फर्स्ट एपिसोड है और यार सच में इसका जो लेवल है वो किसी भी ब्लॉकबस्टर सीरीज से कम नहीं है। एपिसोड की शुरुआत एक बेहद ही इंटेंस और डार्क सीन से होती है, जहां मिराज सिटी के चारों तरफ गहरा समंदर और तूफानी लहरें उठ रही होती हैं। वहां एक विशाल जहाज पर मिराज सिटी के लॉर्ड, जिनका नाम चाओ यू है, वो अपने बेटे चाओ चियू के साथ खड़े होते हैं और दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा गुस्सा और टेंशन साफ नजर आ रही होती है। चाओ यू अपने बेटे से कहते हैं कि रेंडिंग क्लाउड मैड ड्रैगन नाम के एक बेहद ही खतरनाक और खूंखार मॉन्स्टर ने मिराज सिटी के पानी में बहुत सारे मासूम लोगों को बेरहमी से मार डाला है। उनकी आंखों में बदले की आग साफ झलक रही होती है और वो पूरे गुस्से में कहते हैं कि हम उस दरिंदे को ऐसे ही आसानी से भागने नहीं दे सकते, हमें उसे हर हाल में रोकना ही होगा। तभी वो आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अगर उस रेंडिंग क्लाउड मैड ड्रैगन में अभी भी हमारे जहाजों पर हमला करने की हिम्मत बची है, तो वो यकीनन आज हमारे सामने जरूर आएगा और खुद को छिपा नहीं पाएगा। अपने पिता की इन बातों को सुनकर मिराज सिटी का यंग मास्टर चाओ चियू भी पूरी तरह से जोश में आ जाता है और अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है कि एक बार वो घिनौना जानवर हमारे सामने आने की हिम्मत तो करे, मैं ये पक्का करूंगा कि वो यहाँ से कभी भी जिंदा वापस न जा सके। तभी अचानक से समंदर की लहरें और भी ज्यादा भयानक रूप लेने लगती है और पानी के अंदर से एक बेहद ही विशाल और खौफनाक बीस्ट बाहर निकल कर आता है, जिसकी दहाड़ सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन जब वो उस बीस्ट को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। चाओ चियू शॉक होते हुए चिल्लाता है कि अरे, ये तो वो रेंडिंग क्लाउड मैड ड्रैगन है ही नहीं, बल्कि ये तो कोई और ही मॉन्स्टर है। वो दोनों अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके सामने ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट खड़ा होता है, जो कि वाटर ट्राइब का एक बेहद ही पवित्र और शक्तिशाली बीस्ट माना जाता है। वो दोनों बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वाटर ट्राइब का इतना महान और सेक्रेट बीस्ट मिराज सिटी के इन पानी वाले इलाकों में क्या कर रहा है, इसका यहाँ आने का क्या मतलब हो सकता है। तभी पीछे से एक और शख्स उन्हें वार्न करते हुए पूरी घबराहट के साथ बताता है कि ये कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ग्रेट वाइल्डरनेस के 10 सबसे महान और डिवाइन बीस्ट में से एक है। इसलिए तुम इसे अकेले हराने की सोच भी नहीं सकते, ये तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन चाओ चियू अपने गुस्से और ईगो में इतना अंधा हो चुका होता है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनता। वो जोर से अपने पिता को डैड कहकर पुकारता है और सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो हवा में छलांग लगाता है और उस बीस्ट को गालियां देते हुए चिल्लाता है कि ओए दरिंदे, तू अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट भी कहाँ चुप बैठने वाला था। वो अपनी पूरी ताकत से एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिससे चाओ चियू पीछे की तरफ उड़ता हुआ जाता है और वो बीस्ट उसे देखकर जैसे मजाक उड़ा रहा होता है। चाओ चियू पूरी तरह से चिढ़ जाता है और कहता है कि तू तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तू मेरी बात ऐसे नहीं मानेगा। वो अपने वेपन को तैयार करता है और पूरी पावर के साथ उस मॉन्स्टर को ललकारते हुए कहता है कि मैंने अभी तक खुद को रोक कर रखा हुआ था और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन तू बार बार अपनी हदें पार कर रहा है और मेरी शराफत का गलत फायदा उठा रहा है। इतना कहकर वो उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वो डिवाइन बीस्ट लेवल और पावर में उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। बीस्ट एक ऐसा जोरदार और जानलेवा हमला करता है कि चाओ चियू की जान खतरे में पड़ जाती है। तभी उसके पिता चाओ यू अपने बेटे को इस तरह मौत के मुंह में जाता हुआ देखकर खुद को रोक नहीं पाते और चिल्लाते हैं कि तूने अब अपनी सारी हदें पार कर दी है। वो तुरंत अपनी एक बेहद ही खतरनाक और एडवांस टेक्निक मायरिया ड्रैविन्स व्रीथड इन आईवी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस बीस्ट के अटैक को ब्लॉक कर सके, और जोर से चिल्लाते हुए सबको नीचे झुकने के लिए कहते हैं। ये फाइट इतनी ज्यादा एपिक और इंटेंस होती है कि समंदर का पानी आसमान तक उछल रहा होता है। इस जबरदस्त फाइट को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो यार। इसके बाद चाओ यू उस बीस्ट की तरफ घूरते हुए फुल गुस्से में कहते हैं कि ए कमीने जानवर, मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत मत करना। इस पूरे ड्रामे और फाइट के बाद सीन थोड़ा शांत होता है और हम चीफ क्यूई को देखते हैं, जो सिचुएशन की सीरियसनेस को समझते हुए बहुत ही गहरी सोच में डूबे होते हैं। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहते हैं कि ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट असल में वाटर ट्राइब का एक बहुत ही सैक्रेड और पूजनीय बीस्ट है। मुझे इस बात का पूरा डर है कि वाटर ट्राइब वाले इस मामले को इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे और वो इसका पूरा फायदा उठाएंगे। असल में ये सब उनकी एक बहुत ही चालाकी से रची गई साजिश का हिस्सा है। उन्होंने जानबूझकर अपने इस ब्लू विंग सी ड्रैगन बीस्ट की बलि चढ़ाने का प्लान बनाया है, ताकि उन्हें मिराज सिटी पर हमला करने और एक भयंकर युद्ध शुरू करने का कोई ना कोई ठोस बहाना मिल सके।
वो आगे कहते हैं कि अगर हमारे डिवाइन एम्परर इस तरह से अचानक ट्रैवल करने के लिए ना गए होते और बिना कोई सुराग छोड़े ऐसे रहस्यमयी तरीके से गायब ना हो गए होते, तो भला इस वाटर ट्राइब की इतनी हिम्मत कैसे होती कि वो इस तरह से बिना किसी डर के और इतनी बेवकूफी भरी हरकतें कर सके। आसमान की तरफ देखते हुए वो एक बहुत ही बुरी फीलिंग के साथ बताते हैं कि मौसम अब और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। आसमान में काले घने बादल छा रहे हैं और तूफान आ रहा है, जो कि आने वाले वक्त के लिए एक बहुत ही बुरा संकेत है। उनका मानना है कि अब इस पूरे ग्रेट वाइल्डरनेस में बहुत ही भयानक मुसीबतें और तबाही आने वाली है, जिसे रोकना शायद अब किसी के बस में नहीं होगा। वो बेहद उदास और हताश होकर आसमान की ओर हाथ जोड़कर पूछते हैं कि हे हमारे महान डिवाइन एम्परर, आखिर आप इस मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर कहां चले गए हैं? हमें आपकी सख्त जरूरत है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इस एनिमे की पूरी हिस्ट्री और बैकग्राउंड स्टोरी के बारे में एक शानदार नरेशन सुनने को मिलता है, जो हमें क्लासिक ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस के पन्नों के जरिए इस दुनिया के पास्ट में ले जाता है। हमें बताया जाता है कि ये जो विशाल और अनंत ग्रेट वाइल्डरनेस है, इसमें टोटल 5 अलग अलग क्लैंस यानी कबीले बसते हैं और यहाँ पूरे 480 शहर मौजूद हैं। कई सौ सालों तक ये पांचों क्लैंस पावर और जमीन के लालच में एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे और आपस में भयंकर युद्ध करते रहे। उनके इस कभी ना खत्म होने वाले लालच और लड़ाई ने इस दुनिया के हर एक जीवित प्राणी को सिर्फ दर्द, दुख और बर्बादी ही दी। हर तरफ सिर्फ तबाही और खौफ का मंजर था। लेकिन फिर एक दिन इस अंधकार को मिटाने के लिए शेन्नोंग नाम का एक बेहद ही महान और शक्तिशाली इंसान इस दुनिया में मसीहा बनकर सामने आया। शेन्नोंग कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसके पास 5 वर्च्यूज यानी 5 महान गुणों की असीम और चमत्कारी शक्ति थी। अपनी इसी अतुलनीय पावर का इस्तेमाल करके उसने 8 दिशाओं यानी 8 वाइल्ड्स को पूरी तरह से जीत लिया और हर तरफ अपना दबदबा कायम कर लिया। उसकी इस महानता और ताकत को देखकर उसे सन ऑफ हेवन यानी स्वर्ग के पुत्र का ताज पहनाया गया और पूरी दुनिया ने उसे अपना डिवाइन एम्परर मानकर उसे वो सम्मान दिया जिसके वो लायक था। शेन्नोंग के राज में इस पूरी दुनिया ने वो शांति, सुकून और सुव्यवस्था देखी जो उसने सदियों से नहीं देखी थी। हर तरफ खुशहाली छा गई थी और स्वर्ग के नीचे रहने वाला हर एक इंसान पूरी ईमानदारी और वफादारी के साथ शेन्नोंग के साथ जुड़ गया था। लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाई, क्योंकि ठीक 50 साल बाद शेन्नोंग ने अचानक अपने उस महान डिवाइन एम्परर सिटी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वहां से कहीं दूर चला गया। आज उस बात को पूरे 100 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक किसी को भी उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली है और उनका कोई भी अतापता नहीं है। वो बिल्कुल डिवाइन ड्रैगन के सिर और पूंछ की तरह रहस्यमयी बन चुके हैं, जिन्हें कोई भी आज तक ढूंढ नहीं पाया है। तभी नरेशन खत्म होता है और सीन सीधा नंजी माउंटेन्स की बेहद खूबसूरत वादियों में शिफ्ट हो जाता है। वहां हमें एक बहुत ही शांत और पीसफुल जगह दिखाई देती है, जहां एक बूढ़ा इंसान बड़े प्यार से खिले हुए फूलों को देख रहा होता है। वो अपने आप से कहता है कि इस साल जो जेड बिगोनिया के फूल खिले हैं, वो सच में बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट, चमकीले और अपनी पूरी खूबसूरती के साथ निखर कर आए हैं। ये बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद वही महान शेन्नोंग होते हैं, जो ग्रेट वाइल्डरनेस के डिवाइन एम्परर हैं। वो एक लंबी आह भरते हुए कहते हैं कि मैंने पूरे 200 सालों से इस नंजी माउंटेन्स की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था और आज इतने सालों बाद मैं यहाँ वापस आया हूँ। शायद यही मेरी किस्मत है और भाग्य मुझे खुद खींचकर यहाँ तक ले आया है। तभी अचानक इस शांत माहौल में एक बहुत ही फनी और जोरदार आवाज गूंजने लगती है। एक यंग और एनर्जेटिक लड़का, जिसका नाम तुओबा ये होता है, वो जंगल में अपनी जान बचाकर पागलों की तरह भाग रहा होता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि ओए मेरा पीछा करना बंद कर, मैं तो बस यहाँ से चुपचाप गुजर रहा था। आखिर तू मुझे इतनी दूर तक दौड़ाकर क्यों मारना चाहता है? असल में एक बहुत ही खतरनाक और गुस्से में पागल बैल नुमा मॉन्स्टर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है और तुओबा ये अपनी जान बचाने के लिए फुल स्पीड में दौड़ रहा होता है। वो भागते भागते सोचता है कि यार मेरा डिनर तो गया काम से। तभी वो मॉन्स्टर बैल उसे जोरदार टक्कर मार देता है और तुओबा ये हवा में उड़ता हुआ सीधा जमीन पर आ गिरता है। वो दर्द से कराहते हुए उस बैल से मिन्नतें करने लगता है और कहता है कि ओएम मिस्टर ऑक्स, प्लीज ऐसा मत कर, मुझे माफ कर दे यार। वो बैल फिर भी नहीं रुकता और उसे दोबारा हिट करता है, जिस पर तुओबा ये चिल्लाता है कि अरे मिस्टर ऑक्स, नहीं नहीं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो जमीन पर घिसटते हुए कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी टेरिटरी में दोबारा कभी भी ऐसे बिना परमिशन के नहीं घुसपैठ करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो मिस्टर ऑक्स। तभी वहां पर शेन्नोंग आ जाते हैं और उस खतरनाक ऑक्स मॉन्स्टर को अपनी स्पिरिचुअल पावर से शांत करके वहां से भगा देते हैं। शेन्नोंग उस लड़के के पास आते हैं और बहुत ही प्यार से पूछते हैं कि यंग मैन, क्या तुम ठीक हो? तुओबा ये अपने घावों को सहलाते हुए धीरे से कहता है कि हाँ, पर मुझे बहुत दर्द हो रहा है
शेन्नोंग अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करके तुरंत उसके सारे घावों को ठीक कर देते हैं, जिसे देखकर तुओबा ये एकदम शॉक और इम्प्रेस हो जाता है। वो तुरंत उठकर शेन्नोंग के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इमोर्टल। शेन्नोंग एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम शेन्नोंग है और मैं कोई इमोर्टल या अमर देवता नहीं हूं। तुओबा ये उनकी जादुई हीलिंग देखकर एक्साइटमेंट में कहता है कि आप भले ही इमोर्टल ना हो, लेकिन आप यकीनन कोई बहुत ही महान और बड़े हीलर या डॉक्टर जरूर होंगे। शेन्नोंग बस इतना कहते हैं कि हाँ, तुम ऐसा ही कुछ समझ सकते हो। उसके बाद शेन्नोंग उससे पूछते हैं कि यंग मैन, आखिर तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस खतरनाक जगह पर कहाँ रहते हो। तुओबा ये बड़े ही प्राउड और एटीट्यूड वाले अंदाज में जवाब देता है कि मेरा नाम तुओबा ये है और मैं बचपन से ही एकदम जंगली और आजाद परिंदे की तरह पला बढ़ा हूं। ये पूरा नंजी माउंटेन्स ही मेरा असली घर है। शेन्नोंग उसकी ये बात सुनकर काफी इंप्रेस होते हैं और कहते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम अपने दम पर अकेले इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कर रहे हो। ये सच में बहुत ही इंप्रेसिव और कमाल की बात है। तुओबा ये सीना चौड़ा करके कहता है कि अरे बिल्कुल, क्योंकि मैं आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा और महान वाइल्ड हीरो बनने वाला हूं। शेन्नोंग को उसकी इस बात पर थोड़ी हंसी आती है और वो उसकी परीक्षा लेने के लिए पूछते हैं कि अच्छा, तो फिर जरा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारे हिसाब से एक वाइल्ड हीरो असल में होता क्या है। तुओबा ये अपनी इमेजिनेशन में खोते हुए पूरे जोश के साथ जवाब देता है कि एक वाइल्ड हीरो वो होता है जिसके पास बहुत ही खतरनाक और कमाल की स्किल्स होती है, जिसकी इस पूरी दुनिया के सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं, और जो एक ऐसा हीरो होता है जिसका नाम इस पूरी धरती के हर एक कोने में गूंजता है। शेन्नोंग उसकी इस साफ सुथरी और नेक सोच को देखकर काफी खुश होते हैं और उसे अपने करीब बुलाकर कहते हैं कि तुओबा ये जरा अपना हाथ तो मुझे देना। जैसे ही शेन्नोंग उसके हाथ को पकड़कर उसकी नब्ज चेक करते हैं, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि इस आम से दिखने वाले लड़के के अंदर वो दुर्लभ 5 वर्च्यूज यानी 5 महान गुण मौजूद है। शेन्नोंग अपने मन में सोचते हैं कि हजारों सालों के पूरे इतिहास में ऐसे सिर्फ गिने चुने कुछ ही लोग पैदा हुए हैं जिनके अंदर एक साथ ये 5 गुण मौजूद हो, और आज मुझे ये इतना स्पेशल लड़का यहाँ ऐसे ही किस्मत से मिल गया है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शेन्नोंग समझ जाते हैं कि ये लड़का ही इस दुनिया के फ्यूचर को बदल सकता है। वो तुओबा ये को बहुत ही सीरियस लुक देते हुए कहते हैं कि यंग मैन, मुझे तुमसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, क्या तुम मेरा एक काम करोगे। तुओबा ये बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हाँ कर देता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, आप बस हुक्म कीजिए। शेन्नोंग उसे पहाड़ के किनारे ले जाते हैं और बताते हैं कि मेरी एक बहुत ही कीमती तलवार नीचे उस गहरी खाई के तालाब में गिर गई है, क्या तुम नीचे जाकर वो तलवार मेरे लिए वापस ला सकते हो। तुओबा ये थोड़ा नर्वस हो जाता है और नीचे देखते हुए कहता है कि क्या इस क्लिफ के नीचे वाले तालाब में। शेन्नोंग उसे दिलासा देते हुए अपनी जेब से एक चमकती हुई जादुई गोली निकालते हैं और कहते हैं कि ये एक खास पिल है जिसे मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अगर तुम्हें नीचे पानी में कोई भी खतरा महसूस हो तो तुम इस गोली को खा लेना, ये यकीनन तुम्हारी बहुत मदद करेगी। इसके बाद तुओबा ये बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा उस गहरी खाई में छलांग लगा देता है। शेन्नोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे इतनी जल्दी कूद भी गया, कम से कम पहले उस ऑक्स को तो वहां से हटा देता। पानी के अंदर का नजारा बहुत ही जादुई और कमाल का होता है। तुओबा ये जैसे ही तालाब के बॉटम में पहुंचता है, उसे वहां पर एक बेहद ही खूबसूरत और डिवाइन व्हाइट ड्रैगन डियर दिखाई देता है, और उसी के पास एक पत्थर में शेन्नोंग की वो पुरानी तलवार फंसी हुई होती है। तुओबा ये उस तलवार को देखकर खुद से कहता है कि अच्छा, तो यही वो ओल्ड मास्टर की तलवार है जिसे मुझे वापस ले जाना है। लेकिन तभी वहां पर सिचुएशन एकदम से बिगड़ जाती है। वो देखता है कि वही उड़ने वाला ऑक्स मॉन्स्टर उस पानी के अंदर आ गया है और उसने उस व्हाइट ड्रैगन डियर को अपना टारगेट बना लिया है। तुओबा ये घबराते हुए कहता है कि ओ नो, ये डियर तो उस फ्लाइंग ऑक्स के निशाने पर आ गया है, मुझे कुछ करना होगा। तभी उसे शेन्नोंग की वो जादुई पिल याद आती है और वो उनके शब्दों को याद करता है कि अगर तुम पानी के अंदर किसी खतरे में पड़ जाओ तो इसे खा लेना, ये तुम्हारी मदद करेगी। तुओबा ये तुरंत उस पिल को निगल लेता है और उसके अंदर एक अजीब सी और बहुत ही पावरफुल एनर्जी दौड़ने लगती है। वो फुल स्पीड में उस डियर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और उस फ्लाइंग ऑक्स से एक जबरदस्त फाइट शुरू कर देता है। वो उस मॉन्स्टर को गालियां देते हुए चिल्लाता है कि ओए दरिंदे, यहां से दफा हो जा और उस डियर को छोड़ दे। दोनों के बीच पानी के अंदर काफी खतरनाक मुक्केबाजी और पावर का क्लैश होता है। बाहर खड़े शेन्नोंग ये सब कुछ महसूस कर रहे होते हैं और वो बहुत ही प्राउड फील करते हुए खुद से कहते हैं कि सच में एक इतने छोटे से टीनेजर के अंदर इतना सारा पोटेंशियल और इतनी पावर छिपी है। मैंने उसे चुनकर बिल्कुल सही फैसला लिया है, ये लड़का वाकई में कुछ बड़ा करेगा।
काफी देर की कड़ी मशक्कत और उस डियर के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करने के बाद तुओबा ये फाइनली उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस पूरी फाइट के दौरान वो तलवार टूट जाती है। तुओबा ये उस डियर को सहलाते हुए कहता है कि यार मिस्टर डियर, हमने तो एक साथ मिलकर जिंदगी और मौत का सामना किया है। वैसे तुम इस तालाब के नीचे ऐसे कैसे फंस गए थे? फिर वो टूटी हुई तलवार को देखकर थोड़ा मायूस होता है और कहता है कि मुझे लगता है मुझे पहले ये तलवार वापस ले जानी चाहिए। वो ओल्ड मास्टर मेरा बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तुओबा ये पानी से बाहर आता है और शेन्नोंग के पास जाकर वो टूटी हुई तलवार उन्हें सौंपते हुए बहुत ही गिल्ट के साथ कहता है कि ओल्ड मास्टर, ये रही आपकी तलवार, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। मैं बहुत ही बेवकूफ और क्लमजी हूँ, मेरी वजह से ही ये तलवार टूट गई। शेन्नोंग बहुत ही शांत स्वभाव से उस तलवार को लेते हैं और एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर शेन्नोंग का चेहरा अचानक से बहुत ही सीरियस और उदास हो जाता है। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसे बताते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सैकड़ों तरह की जड़ी बूटियों और हर्ब्स को टेस्ट किया है ताकि मैं लोगों का इलाज ढूंढ सकूं। लेकिन उन सभी हर्ब्स का जहर मेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होता चला गया और अब वो सारा टॉक्सिन अपना असर दिखा रहा है। मेरा शरीर अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका है और मैं अब बहुत ही जल्द एक बेजान पत्थर में तब्दील होने वाला हूँ। तुओबा ये सुनकर पूरी तरह से शॉक रह जाता है। शेन्नोंग आगे कहते हैं कि मौत तो एक बहुत ही नेचुरल चीज है, जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही होता है। मैंने वैसे भी अपनी जिंदगी के 200 साल से ज्यादा जी लिए हैं और अब मेरा वक्त फाइनली आ चुका है। बस यही मेरी किस्मत है और यही मेरा फाइनल डेस्टिनी है। तुओबा ये बहुत ही इमोशनल हो जाता है और लगभग रोने वाली हालत में चिल्लाता है कि नहीं ओल्ड मास्टर, ऐसा नहीं हो सकता। शेन्नोंग उसे शांत करते हुए कहते हैं कि यंग मैन, मेरे पास अब वक्त बहुत कम है और मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी टास्क देना चाहता हूँ। ये कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि इस काम से मिराज सिटी के पूरे 50,000 बेगुनाह लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। शेन्नोंग अपनी जादुई पावर से एक चमकता हुआ डिवाइन वुड टोकन निकालते हैं और उसे देते हुए कहते हैं कि डार्क वाटर गॉड झूलोंग बहुत ही ज्यादा लालची, एम्बिशियस और धोखेबाज इंसान है। उसे बस मौका चाहिए और जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैं मर चुका हूं, वो तुरंत वाटर ट्राइब को मिराज सिटी पर एक भयंकर अटैक करने का ऑर्डर दे देगा। इसलिए यंग मैन, तुम्हें मेरा ये लकड़ी का टोकन लेना होगा जिस पर मेरा ब्लड मैसेज लिखा हुआ है और इसे लेकर तुम्हें जल्द से जल्द माउंट यूपिंग जाना होगा। वहां जाकर तुम्हें ग्रीन एम्परर को ढूंढना है और उनसे कहना है कि वो अगले 7 दिनों के अंदर मिराज सिटी पहुंचे ताकि वो इस खतरनाक युद्ध को शुरू होने से रोक सके और उन मासूमों की जान बचा सके। तुओबा ये इस बात की ग्रेविटी को समझकर थोड़ा डर जाता है और पूछता है कि ओल्ड मास्टर, आप मुझ जैसे एक अनजान और आम से लड़के पर इतने बड़े और इम्पोर्टेंट काम के लिए कैसे भरोसा कर सकते हैं? शेन्नोंग उसे मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि तुम एक महान वाइल्ड हीरो बनना चाहते हो, और सच कहूं तो मेरी नजरों में तुम पहले से ही एक हीरो बन चुके हो। वो आगे समझाते हैं कि तुओबा, ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा जन्म कहाँ और किस परिवार में हुआ है या तुम्हारे पास कितनी ज्यादा मार्शल आर्ट्स की स्किल्स है। अगर तुम्हारे दिल में लोगों के लिए अच्छाई और सच्चाई है तो तुम असल मायने में एक सच्चे वाइल्ड हीरो हो। लेकिन मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कदम कदम पर मौत तुम्हारा इंतजार करेगी, इसलिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। तुम पूरी तरह से आजाद हो और अपना फैसला खुद कर सकते हो कि तुम्हें ये मिशन एक्सेप्ट करना है या नहीं। तुओबा ये कुछ सेकंड सोचता है और फिर पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उस टोकन को एक्सेप्ट कर लेता है। शेन्नोंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि मैंने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही सोचा था। इसके बाद शेन्नोंग उसे 3 बहुत ही पुरानी और जादुई किताबें देते हुए बताते हैं कि ये तीनों किताबें मैंने अपने 200 सालों के लंबे सफर और एक्सपीरियंस के दौरान खुद अपने हाथों से लिखी है। इस क्लासिक ऑफ द ग्रेट वाइल्डरनेस नाम की किताब के अंदर इस पूरी दुनिया के 700 से भी ज्यादा पहाड़ों और 480 शहरों का पूरा कच्चा चिट्ठा और रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ तक कि इस दुनिया के सबसे रेयर और अजीबोगरीब पौधों, खतरनाक डीमंस और खूंखार बीस्ट के बारे में भी सारी जानकारी इन्हीं किताबों में छिपी है। मैं अपनी ये सबसे कीमती अमानत आज तुम्हें सौंप रहा हूँ। अगर तुम्हें फ्यूचर में कहीं भी जाना हो या किसी भी चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो तुम बस इन किताबों को खोलकर देख लेना, तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर तुम कभी अपनी जिंदगी में किसी ऐसी नई जगह पर जाओ जिसका जिक्र इनमें नहीं है तो तुम उसमें अपने खुद के नए चैप्टर्स भी ऐड कर सकते हो। शेन्नोंग थोड़ी उदासी के साथ कहते हैं कि यह सच में बहुत बुरी बात है कि मेरे शरीर के सारे मेरिडियंस पूरी तरह से टूट चुके हैं और काम नहीं कर रहे, वरना मैं अपनी सारी कुंफू और मार्शल आर्ट्स की पावर्स तुम्हें ट्रांसफर कर देता। लेकिन कोई बात नहीं,
तुम मेरी पावर्स की जगह इन 16 शेन्नोंग पिल्स को रख लो। ये तुम्हें तुम्हारी जर्नी में बहुत काम आएंगी और तुम्हारी मदद करेंगी। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि ये पिल्स बहुत ही ज्यादा पोटेंट और एक्सट्रीमली पावरफुल है, इसलिए इन्हें बहुत ही संभल कर इस्तेमाल करना और भूल कर भी इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचा सकती है। शेन्नोंग की ये सारी बातें सुनकर तुओबा ये के आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। शेन्नोंग प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि अरे मेरे सीधे सादे बच्चे, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तुओबा ये रोते हुए कहता है कि क्योंकि आज हमारे अलग होने के बाद मैं हमेशा के लिए अपना एक और दोस्त खो दूंगा। शेन्नोंग उसे जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन देते हुए कहते हैं कि लोग इस दुनिया में आते हैं और चले जाते हैं, ये एक साइकिल है। ये पूरी दुनिया उन तैरते हुए बादलों की तरह है जो हर पल अपना रूप बदलते रहते हैं। इस यूनिवर्स की हर एक चीज बिल्कुल एक जैसी ही है, तो फिर इस बात के लिए इतना दुखी क्यों होना? अचानक से एक बहुत ही डीप और पोएटिक वॉइस ओवर शुरू होता है जो बताता है कि कैसे पूरे 100 साल गुजर चुके हैं। बेगोनिया के फूल एक बार फिर से झड़ रहे हैं, बर्फ के सफेद पंख हवा में तैर रहे हैं, और वो टैंग वैली आज भी कितनी ज्यादा दूर है। इस वुफेंग स्वॉर्ड ने अपनी सारी पुरानी भावनाओं और फीलिंग्स को अपने अंदर दफना लिया है, और अंत में हमने बस एक दूसरे को मिस कर दिया है। शेन्नोंग की आवाज फिर से आती है और वो अपनी आखिरी सांसों के बीच कहते हैं कि यंग मैन, जाते जाते मेरा बस एक और बहुत ही पर्सनल फेवर है, प्लीज इस टूटी हुई वुफेंग स्वॉर्ड को अपने साथ ले जाना। और अगर तुम्हें अपनी इस लंबी जर्नी में कभी भी कोंगसांग नाम की किसी परी या फेरी से मुलाकात हो तो प्लीज ये तलवार उसे वापस लौटा देना। और क्या तुम मेरे लिए जाते जाते उस जेड बेगोनिया के पेड़ से बस एक डाली तोड़कर मुझे दे सकते हो? तुओबा ये भारी मन से वो डाली तोड़कर उनके हाथों में रखता है, और तभी बैकग्राउंड में एक बहुत ही इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना बजने लगता है, जिसके बोल कुछ ऐसे होते हैं कि ये नदी का पानी हमेशा ईस्ट की तरफ बहता है, वो धुंध जो घर जैसी लगती है, चांद के नाम एक टोस्ट मैं चढ़ता हूं और बस देखता ही रहता हूं। पत्तियां उन खूबसूरत फूलों को छुपा लेती हैं, बसंत के मौसम में वो फूल झड़ जाते हैं, और किस्मत ऐसे ही अपने अजीब खेल खेलती है। गाने के इस दर्द भरे माहौल में तुओबा ये एक कसम खाता है और पूरी दृढ़ता के साथ कहता है कि मैं तुओबा ये आपके इस मिशन में कभी भी फेल नहीं होऊंगा और इसे हर हाल में पूरा करके रहूंगा। गाना आगे कंटिन्यू होता है कि प्यार जहां है वही रहता है, इन सारी फालतू की लड़ाइयों पर बस हंसी आती है। हम गर्मियों के उन कीड़ों की तरह बिल्कुल आजाद हैं, चाहे हम जीते या हारे, बाकी लोगों की बातें बस खोखली और बेकार है। चाहे समंदर सूख जाए या बड़े बड़े पहाड़ उठ जाए, सारे इंसान बस यूं ही भटक रहे हैं। बस आगे देखते रहो, कोई ना कोई रास्ता अपने आप सामने आ ही जाएगा। और इसके बाद सीन सीधा एक बहुत ही डार्क और डरावनी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि पैलेस ऑफ द डार्क वाटर गॉड होता है। वहां पर कुछ अजीब से गुर्गे और सिपाही हाथ जोड़कर एक बहुत ही डरावनी आवाज में मंत्र पढ़ रहे होते हैं कि ट्रू गॉड के साथ शांति बनी रहे, ट्रू गॉड के साथ शांति बनी रहे। तभी उनका जो मेन लीडर या गॉड झू लोंग होता है, वो बहुत ही भारी आवाज में अपने आदमियों से पूछता है कि क्या अभी तक उस बूढ़े इंसान शेन्नोंग का कोई अतापता चलाया नहीं। उसका वो खौफनाक आदमी डरते हुए सिर झुकाकर जवाब देता है कि हमें माफ कर दीजिए, हम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। हमने उस बूढ़े को इस पूरे ग्रेट वाइल्डरनेस के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन हमें उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। प्लीज हमें हमारी इस गलती के लिए सजा दीजिए। झू लोंग एक इविल स्माइल देते हुए कहता है कि भूल जाओ इस बात को, वैसे भी ये कोई इतनी बुरी खबर नहीं है। अगर तुम लोग उसे इस पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं ढूंढ पाए हो, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मिराज सिटी वाले भी उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वो अपनी चालाकी दिखाते हुए कहता है कि ये मिराज सिटी किसी जमाने में उस ग्रीन एम्परर की हुआ करती थी, इसलिए तुरंत अपने सबसे बेस्ट जासूसों को भेजो ताकि वो उस ग्रीन एम्परर पर अपनी कड़ी नजर रख सके। जब तक वो ग्रीन एम्परर अपने पहाड़ से बाहर नहीं आता और हमारे मामलों से दूर रहता है, तब तक हमें कोई खतरा नहीं है, और मिराज सिटी बहुत ही जल्द हमारे घुटनों पर होगी और पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। उसका आदमी तुरंत कहता है कि जी मास्टर, मैं अभी के अभी अपने आदमियों को माउंट यूपिंग के लिए रवाना करता हूं। तभी एपिसोड